नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में। मेरे साथ हैं हेमंत कुमार। हमारे साथ हैं हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, स्त्री काल का दर्शक इनसे परिचित हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मेजर सवाल वैसे तो देश भर में दलित राजनीति पर उठता रहता है, लेकिन बिहार के मामले में भी ये बेहद सटीक सवाल है। एक क्या, दो तीन सवाल। जो एक मुख्य सवाल है वो ये कि दलित नेता आपस में गठजोड़ के साथ दबाव बनाने में कामयाब क्यों नहीं होते, एक सवाल है। दूसरा मेजर सवाल है कि बिहार के मामले में कि दलित नेताओं का की पृष्ठभूमि कितनी अम्बेडकरवादी है, ये दूसरा मेजर सवाल है। और कई सारे सवाल होंगे जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। एक जो सबसे बड़ा सवाल है मीडिया से और दूसरे अन्य जो नैरेटिव रचना के तंत्र हैं उनसे, कि एनडीए के भीतर इतना बड़ा झगड़ा है, सीधे सीधे झगड़ा है, इतना बड़ा बड़ा तंज हो रहा है, लेकिन उस पर इतनी बात नहीं होती है, बहुत पासिंग रेफरेंस में बात होती है। और एक सवाल और दलित राजनीति को लेकर के कि दलित राजनीति बिहार में पिछलग्गू बनी हुई है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व खड़ा नहीं होता, वो पार्टियों में विलीन सा दिखाई पड़ता है। इसके बावजूद कि दलित नेताओं द्वारा नेतृत्व प्राप्त दो प्रमुख पार्टियां तो सामने हैं, और वो हैं एलजेपीआर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और दूसरा है हम सेक्युलर। नेता हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। ये दो स्वतंत्र पार्टियां तो हैं, लेकिन स्वतंत्र दलित राजनीति खड़ी कर पाने में अक्षम हैं, आपस में भी लड़ते रहते हैं। ताजा मामला कुछ लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, लेकिन चिराग पासवान जब 243 सीटों पर लड़ने की बात करते हुए सामने आए, और कई बार ऐसे स्टेटमेंट उनके आए जिसके बाद एनडीए की एकता पर सवाल उठे और उनकी स्ट्रेटजी पर भी सवाल उठ रहा है कि कहीं 2020 की तरह नीतीश कुमार को डैमेज करने की भाजपा की परियोजना के वे हिस्से तो नहीं है, नरेंद्र मोदी के हनुमान तो नहीं है। उसी वक्त जीतन राम मांझी ने उन पर हमला ठोक दिया। उन्होंने कहा कि ये बस एक हवा बनाने की कोशिश करते हैं चिराग पासवान की, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे, वही गाड़ी आगे वही गाड़ी पीछे जिंदाबाद करते हुए चलती है, और उनसे ज्यादा भीड़ हमारी सभाओं में होती है। अब सवाल है कि 19% जिसकी आबादी हो, दलित आबादी हो, वह क्यों स्वतंत्र राजनीति खड़ी कर नहीं पा रहा। 5.5 और लगभग 5.5 के दायरे में 3 मेजर दलित जातियां बटी हैं और उनका नेतृत्व है। क्या यह वजह है, या आपस के झगड़ों के कौन कौन से वजह हो सकते हैं, इन सब पर बात करेंगे। क्या आरक्षण का बंटवारा, क्या पुराना वो जो नीतीश कुमार की अपनी पॉलिटिक्स रही है, फूट डालो और शासन करो, दलित महादलित जो उन्होंने किया, ये बड़ा विचित्र था कि मात्र एक जाति को अलग, बाकी को अलग कर दिया गया। वो सब वजह हैं इनके आपसी झगड़े के। हेमंत जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ओपनिंग टिप्पणी करिए कि ये दो महाबली जिनको एक साथ मिलकर के एनडीए में दबाव बनाना चाहिए था, बल्कि बिहार की राजनीति में बनाना चाहिए था, वापस में। जी धन्यवाद। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की जो पूरी राजनीति है उसको समझने के लिए कुछ चीज़ों को वो क्या कर रहे हैं उनको समझना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन दोनों का जो इमरजेंस है वह इमरजेंस क्या किसी दलितवादी राजनीति की जमीन पर खड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। इन दोनों का इमरजेंस जो है, खास करके जीतन राम मांझी की जो पूरी राजनीतिक यात्रा है वो कांग्रेस से शुरू होकर के और फिर
जो मध्यमार्गी पार्टियां हैं उनके जरिए फिर अब उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली। उसी तरह चिराग पासवान जो है वो अपने पिता की विरासत संभाल रहे हैं, और उनकी पिता की भी विरासत जो है, उनके पिता भी है वो किसी दलितवादी राजनीति या दलितों के हितों को लेकर के संघर्ष करके वो खड़े नहीं हुए थे। वो विधायक बने, वो सांसद बने, वो मंत्री बने, और उनका रिकॉर्ड है कि बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के साथ वो मंत्री रहे। लेकिन तो वो एक तरह से दलित पहचान की वजह से इनको एक अवसर मिलता गया। तो सबसे पहली बात यह है कि एक तो इनकी जो लिगेसी है उसमें कोई आंदोलन की उपज ये नहीं है, यानी कि दलितों के मुद्दों पर लड़ते हुए, भिड़ते हुए, संघर्ष करते हुए ऊपर उठ करके आए हैं, ऐसा नहीं है। और इसीलिए आज की तारीख में इनसे ये कहीं भी संघर्ष करते हुए नहीं दिखते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि ये दावेदारी इनको करना चाहिए था, इनकी इतनी बड़ी आबादी है, तो दावेदारी संजीव जी वहां होती है जहां आपके पांव तले जमीन हो, और ऐसी जमीन जो आपके लिए बिल्कुल हर मौके पर आपके साथ बिल्कुल मजबूती के साथ डटी रहे, यानी कि जो आपका आधार है वो आपके साथ मजबूती से बिल्कुल लड़ने मरने के लिए तैयार हो। तो लेकिन ये व्यवहार में क्या दिखाई देता है कि ये कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, और खास करके किसी जाति बिरादरी, जहाँ जिस जाति बिरादरी से आते हैं उसको भी क्लेम करते हैं। लेकिन इनके इर्द गिर्द का जो पूरा जो दायरा होता है उस दायरे में दलित नहीं होते हैं, यानी इनकी जो पार्टी के जो पदाधिकारी होते हैं, इनके कर्ता धर्ता जो होते हैं, इनके सारे इसको मजमा लगाने वाले से लेकर के और पार्टी को आगे का संचालन करने वाले तमाम लोग जो है ऐसे ही किस्म के लोग होते हैं। तो इनके लिए दिक्कत ये होती है कि इनको दिखाना है कि हम सबसे ज्यादा लॉयल हैं मोदी जी के प्रति, बीजेपी के प्रति और आरएसएस के प्रति, क्योंकि इनको उनके प्रति अपनी लॉयल्टी दिखा करके और अप्रकाश समूह के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए इनको अपनी राजनीति आगे बढ़ानी है। इसीलिए ये दावेदारी नहीं करते हैं, ये कभी कभी रूठने और मनाने का खेल करते हैं। इसमें उनकी दावेदारी, मैंने जो कहा कि दावेदारी वह कर सकता है जिसके पास लड़ने वाला, भिड़ने वाला एक पूरा समूह हो, और जो उस समूह के बीच में लगातार रह करके उसके मुद्दों को लेकर के लड़ रहा है, तब जाकर के ऐसे जो है वो किसी से बार्गेन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बात तो है ना, मेरा सवाल ये था, उस पर आएंगे अभी क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कुछ भी हो, चिराग पासवान ने लोकसभा में सिद्ध कर दिया, उनको अधिकतम वोट का मतलब होता है 70-75% भी वोट किसी जाति समूह का आपके पास जा रहा है तो जा रहा है, तो आप उसके नेता हैं, तो पासवानों के नेता हैं, ये सिद्ध हो चुका है। मांझी जी भी लगभग 60 से 70% वोट ले जाते हैं, और अनुकूल गठबंधन में होते हैं तो वो उस तरह से वो उसके नेता हैं, और ट्रांसफर भी करा पाते हैं, दोनों ट्रांसफर भी करा पाते हैं वोट, तो अनुकूल गठबंधन में खास करके हो तब जाकर करा पाते हैं। तो वैसे में दोनों मिलके दबाव बनाने की जगह क्यों लड़ रहे हैं? एनडीए में अब सीट बंटवारे की बारी है, क्या वजह हैं उनका क्षेत्र वजह है, जमुई, गया, शाहाबाद का पूरा इलाका, या मांझी जी की दावेदारी है कि आपका नॉर्थ बिहार में भी घर घर में उनका फोटो लगा हुआ है, तो वो भी वजह है, जहां जहां चिराग पासवान है वहां वहां संघर्ष है। क्या वजह है? सबसे पहले एक वजह की तलाश करें, फिर दूसरी और वजहों पर हम बात करेंगे। जी देखिए, ये मैं उसी दिशा में बढ़ रहा था। मैं ये बता रहा था कि जो इनके आपस में लड़ने को लेकर के है कि आपस में क्यों टकरा रहे हैं, तो मैं ये कह रहा था कि ये इसलिए टकरा रहे हैं कि इनको ये दिखाना है कि जो दलित राजनीति है उसमें उसके चैंपियन हम हैं। उसमें मांझी जी की स्थिति दूसरी है। मांझी जी को लगता है कि जो दलितों में अति दलित की जो अवधारणा है, अति दलित की जो बात है, वो अति दलितों को हम सब नेतृत्व दे रहे हैं। यानी वो बार बार कहते भी है कि हमारे समाज में बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग गरीब हैं, 90% से ऊपर लोग गरीब हैं, वो मजदूर हैं, वो भूमिहीन हैं, बेघरवार हैं, और उनमें पढ़ाई लिखाई की भी स्थिति बहुत ही नगण्य है।
तो और दूसरी जातियों के बारे में वो क्लेम करते हैं कि ये जातियां जो खास करके दलितों में जो संपन्न जातियां, चाहे वो पासवान हो और ये पासी हो, धोबी हो, इन लोगों के बारे में कि ये लोग ज़्यादा संपन्न हैं। तो एक प्लैंक उनका यहाँ पर है जो इसको लेकर के क्लेम करने के लिए कि हम अति दलितों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारी चिंता ज़्यादा करनी चाहिए किसी पार्टी को बनिस्बत रामविलास ये चिराग पासवान की। और चिराग पासवान असल में वो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। एक तो ये क्लेम है। दूसरी ओर चिराग पासवान जो हैं उनके पास अपना एग्रेशन है, जो जिस तरह से उनको अपनी जाति बिरादरी का समर्थन है, उनके साथ जिस तरह के समूह है, जो समूह लगभग उसी तरह का समूह जीतन राम मांझी के साथ भी है। लेकिन जो मैं कह रहा था उसमें गौर करने वाली बात यह है कि क्या आज की तारीख में अगर चिराग पासवान बीजेपी का साथ छोड़ दे या जीतन राम मांझी बीजेपी का साथ छोड़ दे तो क्या उतना ही मजबूत रह जाएंगे? क्या उनकी जाति बिरादरी बिल्कुल उनके साथ उतनी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी? मैं समझता हूँ कि नहीं रहेगी, दोनों का बिखर जाएगा और बिखर करके वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग इलाकों में अलग ढंग से वो अपना रिएक्ट करेगा। अपना पॉलिटिकल उसका जो ये है दिशा अपना तय उसकी दिशा तय होगी लोकल राजनीति के आधार पर। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कहीं भी उस जाति बिरादरी को जो इनके साथ खड़ी दिखाई देती है उसके मुद्दों पर संघर्ष नहीं कर रहे हैं, उसके भीतर से कोई लीडरशिप डेवलप नहीं करा रहे हैं। लीडरशिप किसके पास में है? चाहे तो आप ये है या फिर अपर कास्ट का लीडरशिप है। अगर वहां पर है भी तो उसे दिखावटी है। तो मैं इनका संकट ये इनका संकट यही है, इनका संकट ये है। इसीलिए ये स्कोर सेटल करना चाहते हैं एक दूसरे के खिलाफ और मोदी जी के सामने ज्यादा लॉयल्टी अपनी शो करना चाहते हैं, ये है। अन्यथा बताइए कि बिहार में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है उत्पीड़न की, दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई है, बहुत सारी ये यौन हिंसा की घटनाएं हुई है, हत्याएं हुई है, लेकिन इन मुद्दों पर कहीं भी ये दिखाई नहीं देता है कि ये लोग मिलजुल करके कोई लड़ने के लिए तैयार हो। अभी जो मुजफ्फरपुर की घटना हुई है उस घटना में क्या ये कम से कम इनको साथ तो जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? अलग अलग ढंग से लोग बयान दे रहे थे, चिराग पासवान वहां पर गए, लेकिन इन मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए, सरकार से जवाब तलब करने के लिए, बल्कि एक तरह से ये वहां गए, मिले, फोटो सेशन हुआ, मीडिया में खबर आई कि चिराग पासवान गए, उन लोगों से मिले, पीड़ित परिवार से उनके आंसू पोछे, ये हुआ वो हुआ, लेकिन इन्होंने उलट करके सवाल नहीं पूछा कि भैया ये बताइए कि ये लड़की जो मर गई वहाँ पीएमसीएच इलाज के अभाव में, तो किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो सही अर्थों में सचमुच किसी के खिलाफ नहीं हुई। उसमें जो कार्रवाई हुई बिल्कुल दिखावे की कार्रवाई हुई। तो ये सवाल तक भी नहीं पूछते हैं। ये दोनों साथ मिलकर के नहीं लड़ते हुए दिखाई देते हैं। दलित उत्पीड़न की जितनी भी घटनाएं अभी हाल के दिनों में 6 महीने के भीतर की मैं बात कर रहा हूँ, इन सवालों पर एकजुट होकर के इन लोगों ने कहीं कोई पहलकदमी नहीं ली। तो इनके भीतर का जो ये अलगाव है, जो वो भी बीजेपी को सूट करता है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ये लोग कोई एक ब्लॉक बना करके हमारे ऊपर दबाव नहीं बनाए। ये लोग अलग अलग ही रहे और अलग अलग हमारे प्रति अपनी लॉयल्टी शो करती रहे। लेकिन ये बताइए कि जीतन राम मांझी चिराग पासवान की पार्टी के जो सीटें मिलती हैं उतनी सीटें हासिल कर पाने में सक्षम क्यों नहीं हो पाते? लगभग आसपास का वोट बैंक है, क्या उसकी वजह यह है कि उनका जो वोट बैंक है उसको बहुत वल्नरेबल माना जाता है और बहुत हद तक तो ये भी है कि वो खरीद लिया जाता है? हाँ, ऐसा है वो ज्यादा असर्टिव नहीं है। ये कुल मिलाकर के जो उनकी जाति बिरादरी है मांझी जी की, वो बहुत असर्टिव नहीं है, उसका से नहीं है। तो वो संख्या में ठीक ठाक साइज में रहते हुए भी वो उस तरह से रिजल्ट नहीं दे पाता है। लेकिन जैसे ही उसको अपर कास्ट का समर्थन मिलता है तो वो अचानक उच्चार्ज हो जाता है। यही बात मैं कह रहा था कि दोनों के साथ में अंतर ये है कि दोनों जिसके साथ रह करके अपने आप को फुल चार्ज शो करते फील करते हैं, वो अगर ये हट जाए वहां से, यानी कि बीजेपी का साथ छोड़ दें, अपर कास्ट का डोमिनेंस इनका खत्म हो जाए, तो क्या होगा? ये जो इनका जो आधार है वो उसी तरह चार्ज फील नहीं करेगा, वो बिखरने लगेगा। अगर जब ये अकेले चुनाव लड़कर देख लीजिए,
तब समझ में आ जाएगा। इनको गठबंधन में जाना पड़ेगा, और नहीं तो अकेले लड़ने के लिए जरूरी है कि आपको लड़ना पड़ेगा, आपको धूल मिट्टी लगाना पड़ेगा, आपको सड़कों पर, गांव में, खेतों और खलिहानों में संघर्ष करना पड़ेगा उन मुद्दों पर। आप कभी आपने देखा है कि चिराग पासवान ने किसी जुलूस प्रदर्शन का बड़ा नेतृत्व किया हो? किसी उत्पीड़न के सवाल पर, किसी ये नौकरी चाकरी के सवाल पर, किसी भेदभाव के खिलाफ, आरक्षण के खात्मे के खिलाफ, इन सवालों पर कोई बड़ा संघर्ष करते हुए देखा है आपने इनको? मंच सजा करके, मजमा लगा करके भाषण देना तो बहुत आसान होता है। तो ये एक तरह से पूरे, मैं समझता हूँ कि इनकी पूरी राजनीति जो है वो प्रतीकात्मक राजनीति है, और प्रतीकात्मक राजनीति में की वजह से ही ये इन मुद्दों को लेकर के कोई संघर्ष करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। एक बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि ये दूसरों की आभास से भी आभासित होते हैं। इसको ऐसे भी और व्याख्यायित मैं सहमत हूं आपसे कि नीतीश कुमार के रिजिम में जिस वजह से भी सही बहुत कुछ हुआ है, महादलित के नाम पर जो चीजें हुई उसके कारण, कुछ जो रिजर्वेशन वगैरह जाने के कारण, कुछ ये टोला सेवक और पंचायत सेवक आदि के नियुक्तियां और उसमें गए हुए पैसों के कारण, और बहुत सारी वजहों से, तो नीतीश कुमार से के बिना जीतन राम मांझी और बीजेपी के बिना चिराग पासवान, या अपर कास्ट समर्थन के बिना चिराग पासवान स्वतंत्र राजनीति खड़ी नहीं कर पा सकते अपनी। तो दलित राजनीति तो दूर की बात है, आप ये कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं, मैं सहमत भी हूँ। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। तो मैं वही कह रहा था कि अभी जो बिहार में जो हो रहा है, खास एक मुद्दा है कि लालू यादव ने बाबा साहब का अपमान किया। उस मुद्दे को लेकर के अभी यहाँ क्या हो रहा है, तो अभी एक तस्वीर दिखी कि वहाँ राज्यपाल से मिलने के लिए कुछ लोग गए हुए थे। उसमें एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश, जो कि डॉक्टर संजय पासवान के सुपुत्र हैं, उनके नेतृत्व में लोग मिलने के लिए गए हुए थे। लेकिन इन द मीन टाइम ग्वालियर में हाई कोर्ट का जो बेंच है उसके नए कैंपस में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाने दी जा रही। कोई उसके विरोध में वो सारे लोग हैं जो अपर कास्ट के वकील हैं और जो संघ समर्थक हैं, भाजपा समर्थक हैं। सरकार इन लोगों के बीच में कभी नहीं आ रही है कि ये बंद कीजिए तमाशा आप लोग, और यानी कि निगोशिएशन, मार पिटाई करके और पुलिस जेल भिजवाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, उनको समझाने, उनको निगोशिएट करने तक नहीं आ रही है। उस मुद्दे पर ये न तो चिराग पासवान बोलते, क्या इनको पता नहीं है वो मामला? क्या इनको पता नहीं है चिराग पासवान को या जीतन मांझी को, अभी या गुरु प्रकाश को नहीं पता है? आप उस व्यक्ति के खिलाफ ये बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की लगाई बाबा साहब की प्रतिमा पर पिछले 20 सालों से नीतीश जी माल्यार्पण कर रहे हैं हाई कोर्ट के सामने। जिस व्यक्ति ने ये बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का नामांतरण किया बाबा साहब के नाम पर, तो उनको भरपूर गालियां मिली, उनके खिलाफ हिंसक आंदोलन हुए उस नामांतरण के खिलाफ। वो नामांतरण ये क्या जीतन मांझी का किया हुआ है, किनका किया, या भाजपा का किया हुआ है? वो तो भाजपा के सारे लोग थे जो वहां विरोध कर रहे थे। तो ये जो प्रतीकवादी जो राजनीति है उसमें आप बताइए कि बहुजन नायकों की मूर्तियां पटना में सबसे ज्यादा किसने लगवाई हुई है? चाहे वो ज्योतिबा फुले की मूर्ति हो, कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति हो, रामानंद तिवारी की मूर्ति हो, ये मूर्तियां किसने लगवाई? और आपको मौका मिला था, आपने अटल जी की प्रतिमा लगवाई, अटल पथ बनवाया, अटल पार्क बनवाया, जेटली पार्क बनवाया। एक सिर्फ श्रेय आपको है कि आपने मुजफ्फरपुर में एक जॉर्ज साहब की एक प्रतिमा लगवाई जो नीतीश जी लगवाया। तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम में एक ईंट तक नहीं जोड़ी जिस सरकार ने, जिन दो दलों ने बिहार में, वो लालू यादव के खिलाफ एक फॉल्स नैरेटिव कर रहे हैं कि उन्होंने उनका अपमान किया। तो इस ऐसे मुद्दों पर बाबा साहब प्रतीकों की राजनीति नहीं करते थे। बाबा साहब विचारों की खेती करने वाले लोग थे। उनकी मूर्ति लगाइए तो नहीं लगाइए उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो ये मूर्तिबाज लोग हैं, मैं तो कहता हूं कि जो मूर्तिबाजी बंद कर दीजिए, मूर्तियों पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसको। गुरु को टिकट मिले, चुनाव जीते। अब सवाल ये है, दो चीजें, बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं
और वो टिप्पणियां जो है वो एड ऑन करेंगी हमारी बातचीत को। लेकिन एक सवाल मेरी तरफ से कि जो आरक्षण के बंटवारे का मामला है उसमें भी मांझी जी का पोजीशन है कि बंटना चाहिए, और वो काफी बढ़ चढ़ करके उसमें वो हिस्सेदारी कर रहे थे। और कहा यह जा रहा है कि जो मांझी का जो वोट बेस है भुइयां और मुसर जातियां, उनका भी ये मानना है। चिराग पासवान का जो वोट बेस है पासवान, वो इसको नहीं मानता है। तो क्या एक वजह ये भी है अपने वोट बेस के कारण भी एक दबाव में होते हैं वो? देखिए, ये जो विभाजन वाली बात है वो बहुत जगह जाकर कृत्रिम टाइप की लगने लगती है, क्योंकि ये एक विभाजन बिहार सरकार ने पहले से किया हुआ है। यहाँ खास करके जो अंबेडकर ये स्कूल हैं जो सरकार, जिसको वेलफेयर स्कूल कहा जाता है, जो वेलफेयर डिपार्टमेंट चलाता है सरकार की ओर से, वो लंबे समय से चल रहा है। उन स्कूलों में एडमिशन के लिए इन्होंने इसी तरह की व्यवस्था की हुई है। आरक्षण के भीतर आरक्षण को उन्होंने बांट दिया हुआ है। वहाँ पर, वहाँ इस तरह जैसे आरक्षण है उस तरह वो नहीं है। तो वहाँ उन्होंने ये महादलितों के लिए अलग और उसमें स्पेशली एक प्रोविजन कर दिया है कि कुछ ऐसी जातियां जो घुमंतु किस्म की हैं और जो उन जातियों के बच्चों को स्कूल लाने के लिए स्पेशल रिजर्वेशन उन्होंने दिया हुआ है कि इन, और इसी वजह से उसमें पासवानों का, रविदास का और बाकी कुछ और जातियों का के बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है। कहा जाता है कि नहीं, आपके लिए सीट नहीं है, ये सीट फलाने के लिए आरक्षित है। और नतीजा होता है कि वो सीट खाली रहता है और उन सीटों के बदले में वो सीट बाद में चाहे तो पैसे लेकर भरे जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं। अभी ये आपको, क्योंकि ये किसी को पता नहीं है, ये स्कूलों में ये प्रयोग चल रहा है। आरक्षण को अलग अलग कि दलितों के लिए जो आरक्षण है उस आरक्षण को एडमिशन में कैसे बाइफरकेट कर दिया गया है, उसका लाभ वहाँ नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये है उसमें कि आप गांव में घूम करके प्रेरित करेंगे कि ये आप स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनको ला करके एडमिशन करवाएंगे। तो ये तो खैर होने से रहा, क्योंकि आपने उस तरह का कोई समाज बनाया नहीं है जिसके जरिए ये साबित हो कि हाँ, ये चाहे ये प्रयास हो कि लोग उत्प्रेरित करें और जाकर के एडमिशन करवाएं। तो ये प्रयोग है। तो जो मांझी जी जो कह रहे हैं, वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये क्लेम करना है उनको कि हम अति दलितों के नुमाइंदे हैं और उन सबसे स्थिति खराब है, इसलिए उसको ज्यादा सेम मिलना चाहिए। इसलिए सीट को लेकर के, नौकरियों में आरक्षण को लेकर के वो ज्यादा बात करते हैं। क्या ही अच्छा होता कि ये लोग आपस में एक अच्छा गठबंधन बनाते और इससे दबाव नीतीश कुमार की पार्टी, लालू प्रसाद की पार्टी, बल्कि हर जगह एक दबाव तंत्र के तौर पे ये काम करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन खैर, जो भी हो, एनडीए में एक बड़ा टकराव तो दिखाई पड़ रहा है, इस पर लोग बात नहीं करते। अभी कुछ कमेंट्स ले रहे हैं हम आउटसाइड पैनलिस्ट का। फिर एक सवाल है, द वायर का एक लेख है, बहुत खास लेख नहीं था वो, लेकिन उसमें एक मुद्दा है, उस पर हम आपसे पूछेंगे। हालांकि वो नकारात्मक तरीके से सोच है वो, लेकिन फिर भी पूछेंगे। बरसाती लाल वर्मा कह रहे हैं, दलित और पिछड़ा नेतृत्व में वैचारिक भिन्नता को हजम नहीं करते, जबकि मनोवादी मत भिन्न होते हुए भी सत्ता स्वार्थ से बंधे रहते हैं। ये एक बड़ी बात है ये बरसाती लाल वर्मा जो कह रहे हैं। जाति के हिसाब से कहिए तो ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ आपस में ऐसा तो है नहीं कि साथ, और उनके नेता भी साथ नहीं है, लेकिन एक ब्रॉडर अलायंस बना ले जाते हैं। दलित नेता नहीं बना पाते। बिहार में दलित केंद्रित राजनीति से किसी पार्टी का उद्भव न हुआ, न रामविलास और न मांझी। दलितों के मुद्दे सीपीआई के आंदोलन और CPI-ML और दमन शोषण के विरुद्ध संघर्ष द्वारा उठाए गए। कुछ कह रहे हैं, ये थोड़ा सा वाक्य बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये कहना ये चाह रहे हैं कि स्वतंत्र दलित राजनीति यहाँ स्वतः बनी भी नहीं। इन पर कुछ कहना चाहें, इन दोनों टिप्पणियों पर आप, या पहले हम और पढ़ लें? बिल्कुल, ये इसलिए स्वतंत्र, एक तो स्वतंत्र शुरू हुआ नहीं उस तरह से, और उसके होने के बाद में जमीन भी एक तरह से धीरे धीरे ये हो गई। क्योंकि अगर आपको करना पड़ेगा तो उससे जाओ अल्ट्रा लाइन लेना पड़ेगा, तब होगा। क्योंकि यहाँ पर जो पूरा वामपंथी आंदोलन कह लीजिए या नक्सली आंदोलन कह लीजिए, उसने जो दलितों का
शोषण उत्पीड़न था, उसके खिलाफ निर्मम संघर्ष किया और बहुत वो एक तरह से ये सशस्त्र संघर्ष था वो। और सशस्त्र संघर्ष ने एक ऐसी जमीन तैयार की जहां बिल्कुल आर पार की लड़ाई थी, और उसमें आत्मसम्मान से लेकर के और पॉलिटिकल भागीदारी तक के सवाल उसमें थे। उसमें मजदूरी का सवाल था, तो उसमें भागीदारी का भी सवाल था। आप समझ लीजिए कितना ब्रॉडर उसका ये है, उसकी राजनीति है। तो इस राजनीति में कोई दलितवादी नेता अगर आता है तो उसको इस लाइन पर काम करना पड़ेगा। आप वहां से प्रतीकवादी राजनीति करके काम नहीं चला सकते हैं, वो अवसर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपको उसी तरह के संघर्ष में बिल्कुल ये कड़े संघर्ष में उतरना पड़ेगा। जी। और जहां स्वतंत्र दलित राजनीति खड़ी हुई, जैसे महाराष्ट्र जैसी जगह में, वहां वामपंथी राजनीति जो है छीन हो गई। संख्या बल के बावजूद सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संसाधन से च्युत दलित और पिछड़ा नेतृत्व कमजोर रहता है। बरसाती लाल वर्मा कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं वो कि अल्पसंख्यक होते हुए भी मनुवादी उपरोक्त संसाधनों पर वर्चस्व। बिल्कुल सही है। सूरज सिन्हा का ही कमेंट है, पासवान और मांझी के वोटों के ठेकेदार दलितों के मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पूरे समाज के वोटों की चिंता है और सीटें जीतनी है। ये एक तरह से जो शेड्यूल कास्ट के सीटों पर जो आचरण होता है लड़ने वालों का, उस तरह का व्यवहार है। ये स्वतंत्र दलित राजनीति का व्यवहार नहीं है। दलित और पिछड़ा नेतृत्व समग्र विकास के स्थान पर जातीय और पारिवारिक स्वार्थपरक विकास पर ध्यान करता है। सूरज सिन्हा कह रहे हैं, मांझी चिराग के टकराव की पृष्ठभूमि में विधानसभा की सीटों की दावेदारी है। कुंभ, डुबकी और त्रिपुंड तो कभी जय भीम कहते नहीं सुना गया है। वो सीटों की दावेदारी पर तो हम लोगों ने कहा कि गया, जमुई, इसी मंच का उदाहरण ले। दलित और पिछड़े में आपस में राम जोहारी भी नहीं करते, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे संवाद करते हैं। पासवान दलित प्रभु जारी है, मांझी सबसे हाशिए पर खड़ा जीविका के लिए संघर्षरत करती है। आज भी मांझी मगध के ही नेता हैं, चिराग पूरे बिहार के पासवानों के मसीहा हैं, ऐसा इनका कहना है। इस पर कोई आप टिप्पणी करेंगे? अदरवाइज उसकी वजह ये है कि पासवानों की आबादी जो है वो पैन बिहार आबादी है, प्रेजेंस जो है पैन बिहार है ये, और मुसहर भुइयां की आबादी वो पैन बिहार होते हुए भी सब जगह विजिबल नहीं है, बहुत कम साइज में है, इसलिए वो है। और दूसरी बात ये है कि जो एक संख्या, दूसरे कि पासवानों अगर विद इन शेड्यूल कास्ट आप तुलना करें तो पासवानों का ये जो प्रेजेंस इसलिए दिखाई देता है कि उनके मुसहरों के मुकाबले में उनकी संपन्नता थोड़ी अधिक है, पढ़े लिखे लोग अधिक हैं, उनमें मिलिटेंसी अधिक है, तो ये सब चीजें हैं, इसलिए वो दिखाई देते हैं ये चिराग पासवान बिहार में चारों तरफ। जितना मांझी नहीं दिखते हैं, एक खास इलाके में सीमित रहते हैं वो। महादलित और दलित का विभाजन केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित है, न कोई आरक्षण का प्रावधान किया। स्कूल और छात्रावास में अनुसूचित जाति का ही आरक्षण में सभी जातियां शामिल है। ये आपको काउंटर कर रहे हैं जो आपने कहा? नहीं, उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जो आम्बेडकर स्कूल जो है, जो +2 स्कूल है, उन स्कूलों के बारे में, उन छात्रावासों के बारे में कह रहा हूँ। उसमें अलग व्यवस्था की गई है एडमिशन के एंट्री लेवल पर, कि इसमें मुसहरों के लिए वो डोम और मेहतर के लिए रिजर्वेशन उनके लिए किया गया है, कि ताकि हाँ, मानना ये है कि ये जो संपन्न दलित हैं वही सब सीटों पर नहीं कब्जा कर ले, इसलिए इनको अलग से दिया गया है। ये तो वो, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था, मैंने एक बच्चे के एडमिशन के लिए एक जगह बात की थी एक वेलफेयर अफसर से, तो और मैंने पूछा तो उसमें विद्यानंद विकल सर्कुलर जारी करके हुआ है या घोषित है? बिहार सरकार का सर्कुलर है, वो सर्कुलर के आधार पर है। तो विद्यानंद विकल ने हमको बताया कि हाँ ये व्यवस्था है। अच्छा, अजय मिश्रा कह रहे हैं कि असल ये नई सूचना है। अजय मिश्रा कह रहे हैं कि असल में दलित नेता अपने व्यक्तिगत राजनीतिक फैसले जनता पर थोपते हैं, सिर्फ अपना वजूद बनाए रखने के लिए। जनता की जरूरतों को समझ नेता अगर निहित स्वार्थ त्याग कर दें तो एनडीए भी धराशायी हो जाएगा। हालांकि इनको वोट मिल जाने का एक गणित तो है इनके, वो कैसे होता है। खेत कब्जा आंदोलन, सीपीआई और दलित दमन शोषण के विरुद्ध माले का आंदोलन ही मुख्य दलित केंद्रित आंदोलन रहा है। ये बिहार का एक फीचर है।
इसी दुराग्रह की वजह से कांग्रेस ने 55 साल और बीजेपी ने 17 साल शासन किया, जबकि कांग्रेस और बीजेपी वैचारिक रूप से एक ही है, बस तरीके का अंतर है। खैर, तो वो वायर वाला जो एक व्याख्या थी वो नवादा की घटना को लेकर के, उससे पता नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं, लेकिन आप भी बताएं। घटना तो वो घटी थी, उसमें पासवान अभियुक्त थे और उसमें बाद में रिपोर्ट जो आई, ये मांझी जी ने एक तो जो मांझी जी ने जो बयान दिया उसको लेकर बाद में लगा कि शायद उन्होंने जानबूझ करके ऐसा कहा है पासवान को टारगेट करने के लिए, क्योंकि वो जिस तरह से बोल रहे थे उसमें, तो वो ये उन्होंने यादवों को सीधे टारगेट पहले उन्होंने यादवों को टारगेट किया, बिल्कुल, एक यादव का नाम आते ही जी। हाँ, तो जबकि उसमें एकमात्र यादव का नाम आया था, उसमें बाकी कोई उसमें यादव नहीं था, बाकी दूसरे लोग ही थे। तो वो जो संघर्ष था उसको भी अगर आप ये देख लीजिए कि अगर दो दलित, ये पासवान और मुसहरों के बीच में कहीं संघर्ष हो जाए तो क्या ये शोषित और शासित जातियों के बीच का संघर्ष है? ऐसा नहीं है। ये तो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो आंतरिक विवाद है, उसकी वजह जो पेटी जो ये इंटरेस्ट में जो विवाद होता है उस तरह का है। हाँ ठीक है, मान लीजिए उसमें कोई जो गलती करेगा, जो ऑपरेसिव होगा, उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन इसको देखने का नजरिया आप इस रूप में नहीं देख सकते हैं इसको कि वह कोई ऑपरेसिव कास्ट की ओर से किया गया दमन उत्पीड़न है। वो तो उसको इसी रूप में देखना पड़ेगा कि जातियों के बीच का जो अंतर संघर्ष है, खास करके मध्यवर्ती जातियों या दलितों के बीच के संघर्ष जो है, उसको आप अपर कास्ट के साथ जो संघर्ष है उस रूप में नहीं मिला सकते हैं, उस रूप में नहीं देख सकते हैं। दोनों हर झगड़े में यदि वो झगड़े में थोड़ा सा दबंग है या उसको आप वर्चस्व और उसको ऑपरेसिव होने के तौर पे नहीं देख सकते, उसकी वजह बहुत सारी अलग अलग होती हैं। तो मुझे तो मैंने वो लेख पढ़ने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा वो अपर कास्ट नजरिए का लेख है। गणेश मीना कह रहे हैं कि अब इन स्थितियों में समाज कल्याण की परिकल्पना भी कैसे संभव है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारत का समाज वैचारिक रूप से लोकतांत्रिक है, यह सब जगह दिखता है। जातीय पहचान के अतिरिक्त वैचारिक एकता आवश्यक है। समाजवादी विचारधारा से क्या कांग्रेस की विचारधारा संवाद नहीं कर सकता? ये सब बात है, ये करना चाहिए। लेकिन अब एक सवाल, आखिरी सवाल आज के शो का, कि आपको क्या लगता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ जाएगा या सेटल हो जाएगा? एनडीए में कोई बिखराव जल्दी होने वाला है? क्योंकि वहां हलचलें बंद हो गई, बड़ी तैयारी थी, सब कुछ दिख रहा था। अब महागठबंधन की चीजें ज्यादा आगे दिखाई पड़ रही हैं। क्या लग रहा है, ये दबाव? देखिए, मुझे लगता है कि अलग हो जाएंगे, कोई एक अलग होगा। मुझे लगता है कि उसमें जो डार्क हॉर्स है एनडीए में, वो उपेंद्र कुशवाहा है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की जो पूरी बनावट है, उनकी जो पूरी पर्सनालिटी है, उसमें मुझे साफ साफ दिखता है कि वो अपने मान सम्मान को लेकर बहुत कॉशस रहते हैं और अपनी छवि को लेकर के भी। वो इसीलिए वो उनके बोलने में, उनके व्यवहार में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। तो एक तो इस लिहाज से जो पिछली बार जो प्रधानमंत्री आए थे विक्रमगंज, और उसमें उनके नाम लेने में उनको पहले भाषण करवा दिया गया प्रधानमंत्री जी के आने से पहले, फिर प्रधानमंत्री जी ने भाषण में उनका नाम भी नहीं लिया। तो ये सब लेकर के, और सीटों को लेकर के भी है कि इस लिहाज से कि उनके पास कोई सीट नहीं है, सिर्फ अकेले वो राज्यसभा में है, वो भी फुल टर्म वाला उनको सीट नहीं मिला हुआ है। तो इस लिहाज से उनको दो तीन सीट दे करके छोड़ दिया जाए, इस पर वो नहीं मानने वाले हैं। तो एक डार्क हॉर्स वो दिखाई देते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी या चिराग पासवान में मुझे अभी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से वो छोड़ करके उधर चले जाए, जबकि कुछ बहुत बड़ा कुछ घटित नहीं हो जाए। और आज की तारीख में मोदी जी और बीजेपी इतनी कमजोर तो नहीं हुई है कि उनके सहयोगी बिल्कुल फटाफट छोड़ करके भागना शुरू कर दें, और खास करके ऐसे सहयोगी जो बहुत अधिक अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए कुछ से कुछ अनाप शनाप बकते रहते हैं, जैसे कि चिराग पासवान ने तो उनको अपना हनुमान घोषित कर रखा है। तो ऐसा कोई तो और दूसरा है नहीं कि जो हनुमान घोषित कर दे और उसके बाद फिर विद्रोही तेवर लेकर के सामने आ जाए, तलवार खींच ले। तो ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता है।
ये उसकी वजह साफ है कि उनको पावर कॉरिडोर में बिल्कुल एक कंफर्ट जोन चाहिए जहां उनको रहना है। जीतन राम मांझी को भी, चिराग पासवान को भी, उनको कोई मतलब नहीं है दलित मारा जाए, उसकी खेत छीन ली जाए, उसका आरक्षण छीन लिया जाए, उसकी इज्जत छीन ली जाए, उसका स्वाभिमान छीन लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है इनको, वो सब ठीक चलता रहेगा। बस मोदी जी की रिजीम में उनके लिए दिल्ली के पावर कॉरिडोर में, पटना के पावर कॉरिडोर में कंफर्टेबल जोन होना चाहिए जिसमें उनकी कुर्सी लगी हो, जहाँ बैठ करके वो 50 लोग उनके इर्द गिर्द खड़े होकर के उनकी वाहवाही करें, और उसमें दलित चेहरा कोई रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं, अपर कास्ट के लोग होने चाहिए उसमें, इसी में वो खुश रहते हैं। इसीलिए देखिए कि ये जो पूरा माहौल बनाते हैं, उसमें मैंने जो कहा कि इनकी दिक्कत ये है कि चलिए आप कोई लेफ्ट पार्टी नहीं है, आप कोई नक्सली समूह नहीं है, तो फिर भी लेकिन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर तो कम से कम तेवर तो अपनाना चाहिए, कुछ तो सवाल करना चाहिए। इन्होंने सवालों से परे कर लिया अपने आप, नहीं हमको कोई सवाल नहीं करना, बस ये सवाल करेंगे लालू यादव से, सवाल करेंगे राहुल गांधी से, मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछना है। सरकार यहाँ पर नीतीश जी की है, सरकार यहाँ पर बीजेपी की है, सरकार बीजेपी चला रही है, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं करेंगे। मंगल पांडे का इस्तीफा नहीं मांगेंगे। यहाँ जो सबसे लुटेरा जो एक अधीक्षक बैठा हुआ है इंद्रशेखर ठाकुर, उसका वो वहां से उसको भगाया जाए, वो नौकरी में भी नहीं है, वो तो संविदा पर है, संविदा पर एपेक्स सीट पर बिठाया गया है, और वो ऐसे लोगों का इलाज नहीं करता है। जो दलित समाज से कोई बेटी अगर यौन हिंसा के शिकार होती है तो उसकी उपेक्षा ऐसे की जाती है जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा हो। तो ऐसे मसलों पर भी इन लोगों का खून नहीं खौलता है, तो इसलिए कि इन लोगों ने अपने आप को सीजन्ड कर लिया हुआ है कि चलो इसी पूरा एसी रूम में रहना है, हवाई जहाज से घूमना है, एसी गाड़ी में घूमना है, और जयकारे लगाने के लिए वो बाबा जी लोग हैं। तो और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि बाबा जी लोग हमारा जयकारा लगाए। बिल्कुल, ये भी है कि ये बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए भी कि अभी तुरंत इनके दामादों को सेट किया गया। ये सब तो लक्षण बता रहा है कि कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ये इनका आपस का दबाव तंत्र है। ड्राइंग मेमोयर वो एक अब मेरी ओर से मेल बाउंस हो रहा है और आपकी ओर से मेल आ नहीं रहा है, तो थोड़ा स्पेलिंग चेक करके एक बार मेल भेजिए तो हम अपना नंबर वगैरह लें जिनके बारे में आप बात कर रहे थे। हेमंत जी, ये भी है कि मांझी जी का अपना नेचर और अपना पुराना, कई बार मैंने अपने इस मंच पे कहा है, वो बहुत लड़ने झगड़ने का नहीं है। वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं हल्का सा रो करके थोड़ा सा दबाव बना लेंगे, थोड़ा कुछ सीटें हासिल कर लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और चिराग पासवान भी बहुत कहीं जाने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, आपने समय दिया, और जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट थे आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर शाम में 9 बजे। धन्यवाद।